हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। क्या मेरा साउंड आप लोगों को सही पहुंच रहा है क्या? और आप लोग सभी मूट हो जाए अपने से खुद। सभी लोग। और वीडियो भी क्लीन दिख रहा होगा आप लोगों को। कोई एक आदमी अनमुट होकर के बोलेंगे वीडियो क्लीन दिख रहा है क्या? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है मूट हो जाइए खुद से। और हम लास्ट में 5 मिनट के लिए रखेंगे डिस्कशन के लिए। और तब तक के लिए अपना सभी लोग अपना माइक खुद बंद कर लें और 40 मिनट के लिए बोर्ड पर ध्यान रखें। तो आज हम बहुत अच्छा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर एक ऐसा चैप्टर है जो कोई भी एग्जाम, कंपटीशन का एग्जाम हो, सेमेस्टर एग्जाम हो, सभी एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी मशीन को स्टार्ट करने वक्त सिर्फ उसका पहले इंट्रोडक्शन जानना होता है। उसका क्या जानना जरूरी है? पहले इंट्रोडक्शन। जो भी लोग अनमुट हैं वो मुट हो जाए, क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा सा। अगर आपसे पूछा जाए ट्रांसफार्मर क्या है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ट्रांसफार्मर। हमने ऊपर में लिख दिया है, इसको शॉर्ट में लिखा है। अगर आपसे कोई पूछे ट्रांसफार्मर क्या है तो आपका क्या जवाब होगा? एक स्टैटिक डिवाइस है। क्या है? स्टैटिक डिवाइस है जो एक सर्किट से, आप लोग जिनका भी माइक अगर ऑन है उसको ऑफ कर लें, डिस्टर्ब हो रहा है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य करता है। सिंपल जवाब आपका हो गया। अगर आपसे कोई पूछे ट्रांसफार्मर क्या है तो आपका सिंपल जवाब क्या होगा? एक स्टैटिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या करता है? ट्रांसफर करता है। यानी ट्रांसफॉर्मेशन का हिंदी की बात करें या ट्रांसफर भी यहां पर लिख सकते हैं और स्थानांतरण भी लिख सकते हैं, स्थानांतरित भी लिख सकते हैं इसके जगह। तो सिंपल आपका क्या हो गया जवाब? एक स्टैटिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या करता है? ट्रांसफर का कार्य करता है। एक बहुत अच्छा पॉइंट यहां पर आया, ट्रांसफॉर्मेशन। यानी
और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कोई भी मशीन, अगर बात करें कोई भी मशीन, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। जैसे आपको पूछा जाए मोटर क्या करता है, तो मोटर तो करता है क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है, सॉरी ट्रांसफर नहीं, कन्वर्ट करता है। यानी कि जहां पे सोर्स आपका, मान लो इलेक्ट्रिकल सोर्स है आपके पास और मैकेनिकल सोर्स की जरूरत होगी, वहां पर मोटर का यूज होगा। अगर आपसे जनरेटर पूछा जाए तो जनरेटर का यूज जो है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये कौन करता है, जनरेटर, और ये कौन करता है, मोटर। जैसे कि आप मोटर में जानते होंगे मिक्सर हो गया, ग्राइंडर हो गया, लेथ मशीन है, ड्रिल मशीन है वगैरह, सारे मशीन जो है वो मैकेनिकल एनर्जी से स्टार्ट होता है। तो वहां पर भाई यूज कर लेते हैं हम किसको, मोटर को। और जहां पे हमारा मैकेनिकल सोर्स है और इलेक्ट्रिकल सोर्स की जरूरत है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, जनरेटर का यूज करते हैं। लेकिन यहां पर आ जाता है जो ट्रांसफार्मर, इसके नाम से ही पता चलता है ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर का मतलब है कि जो इन्होंने ट्रांसफर कर रहा है। ट्रांसफर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने इनपुट में दिया और आउटपुट में भी हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी ही प्राप्त हुआ। तो भाई इसकी जरूरत क्या है, जब हमने इनपुट सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया और आउटपुट में भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही प्राप्त हुआ, तो फिर इसकी जरूरत क्या है। जरूरत वहां है जहां पर जानते हैं कि ये सभी जगह जो है लोड, अलग अलग लोड की आवश्यकता होती है। जैसे कि लाइटिंग लोड हो गया, यानी आप जानते होंगे कहीं पर 230 वोल्ट, कहीं पर 440 वोल्ट जो आवश्यकता होता है, वहां पर ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, जो स्टेप अप और स्टेप डाउन कार्य के लिए ट्रांसफार्मर का यूज होता है। हम अभी और समझेंगे वहां पर इसका मेन क्या उद्देश्य है, मेन क्या यूज है, हम लेके चलेंगे। थोड़ा सा इसको मिटाना चाहेंगे। जैसा कि जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है, यानी जनरेशन, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, वहां से 11 केवी या 33 केवी तक जो है आपका जनरेशन होता है। कहां पे, जैसे कि आप जानते होंगे एनटीपीसी हो गया, जहां पे विद्युत का उत्पादन होता है, वहां पर ये 11 केवी या 13.3, 13.4, ये सब जो क्वांटिटी है वहां पर जनरेशन होता है। कितना, मान लो 11 केवी ही, अगर 11 केवी जनरेशन हुआ जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है, और इस सप्लाई को यूजर तक मान लो यहां पर लाना है, और इसका डिस्टेंस जो है अगर 3000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इस कंडीशन में ट्रांसफार्मर क्या करता है भाई, हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करता है। क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, मतलब कि प्रसारित कर रहा है। यानी कि हाई वोल्टेज, जैसे कि 11 केवी से 220 केवी या 440 केवी,
यहां पर इन्होंने ट्रांसफार्मर क्या किया, स्टेप अप किया। कहां पर 11 केवी है और यहां जो है 440 केवी है। इस कंडीशन में क्या होता है, ट्रांसफार्मर का यूज होता है। और अधिकतर ट्रांसफार्मर जो है हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करता है। और हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करने से इसका क्या बेनिफिट है, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े भी होंगे। अगर वोल्टेज को इंक्रीज किया जाता है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और आपका एरिया की बात करेंगे तो एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब इससे है क्या, जो हाई वोल्टेज जब अगर ट्रांसमिट होगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। और उस कंडीशन में आपका एरिया मतलब पतले तार की आवश्यकता होगी। इससे यहां पर यह बेनिफिट हुआ, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो उत्पादन जहां पे हुआ पावर हाउस में, जहां पे जनरेशन हुआ, वहां से हाई वोल्टेज में ट्रांसफर करने से यह बेनिफिट हुआ कि तार की बचत होगी। क्योंकि तार यहां पर पतले तार की आवश्यकता होती है और पतले तार की आवश्यकता से एक बेनिफिट तो यह हो गया। दूसरा इसका बेनिफिट यह हो गया, जो इसमें लॉसेस जो होगा, जो बीच में जो एनर्जी का लॉसेस होगा उससे भी बचेगा। क्योंकि और सस्ते में भी हो जाएगा, क्योंकि पतले तार की आवश्यकता है यहां पर किसके लिए, हाई वोल्टेज के लिए। और मेन उद्देश्य क्या है, अगर आपसे पूछा जाए, इसको हम मिटाना चाह रहे हैं और आप लोग इसी तरह से इसको नोट करते जाएंगे। इससे इसका बेनिफिट हुआ, मैं मुख्य उद्देश्य अगर ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो क्या होता है भाई, वोल्टेज को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, यानी ट्रांसफार्मर का मेन उद्देश्य क्या है, वोल्टेज को ही क्या करता है, स्टेप अप करता है और स्टेप डाउन करने का कार्य करता है। मुख्य उद्देश्य यही है ट्रांसफार्मर का, क्या है, वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का कार्य करता है। अगर हिंदी की बात करेंगे, स्टेप अप का हिंदी, तो स्टेप अप का हिंदी होता है ऊंचाई, और स्टेप डाउन की बात करेंगे अपचाई। इस कंडीशन में आपको अगर आपसे पूछा जाए जो मुख्य रूप से ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो ट्रांसफार्मर एक वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का कार्य करता है। जैसा कि अभी हमने आपको समझाया भी था, 11 केवी को कन्वर्ट यहां पर किया था 440, मान लो 440 केवी। अगर यहां पर यहां से हमारी आवश्यकता होगी कि 220 वोल्ट ही हमको चाहिए भाई, तो इसको भी कर सकते हैं। लेकिन मुख्य जो यहां पर बात यह हुआ कि इलेक्ट्रिक एनर्जी ही हमने यहां पर दिया है और यहां पर भी हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी ही प्राप्त किया है। तो मुख्य उद्देश्य ट्रांसफार्मर का यह हो गया कि वोल्टेज को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करने का कार्य करेगा। अगर लेकिन पहला जो डिफिनेशन आपको हमने लिखाया है कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। लेकिन वहां पर अगर एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी के अंदर तो भाई वी आ जाता है, यानी वोल्टेज भी आता है, करंट भी आता है, फ्रीक्वेंसी भी आता है, पावर भी आता है। लेकिन इसमें आपको अगर
सवाल पूछा जाएगा और सवाल जिस तरह से आता है तो आप ध्यान रखेंगे, ट्रांसफार्मर किसको बदलता है? ट्रांसफार्मर बदलता है। अगर ये क्वेश्चन आपको दे दे, ट्रांसफार्मर बदलता है, ऑप्शन में आपको दे दे वोल्टेज, दूसरा ऑप्शन आपको दे दे फ्रीक्वेंसी, तीसरा ऑप्शन आपका सी में दे दे पावर, और डी में दे दे आपको करंट। इस कंडीशन में आपका जवाब क्या होगा? ट्रांसफार्मर बदलता है। किसको बदलता है भाई? ओनली वोल्टेज को, ओनली किसको? वोल्टेज को। फ्रीक्वेंसी भी इंडिया का क्या होता है? 50 हर्ट्ज यानी HZ। पावर भी जो है इसका समान रहता है। और करंट, करंट की कंडीशन अगर होगा तो करंट तो भाई स्टेप अप भी होगा, स्टेप डाउन भी होगा, लेकिन आपको क्या मारना है? ट्रांसफार्मर किसको बदलता है? वोल्टेज को ही। अब आ जाइए करंट की बात। अगर हम पावर, पावर बराबर बोलेंगे तो V इंटू आई होता है। अगर इसको हमने स्थिर रखा है, किसको? पावर को। मान लो कि पावर यहां पर है 20, इस कंडीशन में वोल्टेज कितना है? 5 है, और करंट कितना है? तभी तो 20 हुआ ना। लेकिन अगर यहां पर वोल्टेज डिक्रीज होगा और करंट इंक्रीज होगा, फिर भी क्या होगा? मेरा पावर सेम ही होगा, यानी 20 ही आएगा पावर मेरा। तो इस कंडीशन में ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर किसको बदलता है? तो ओनली फॉर वोल्टेज को, ना कि पावर, ना ही करंट, और ना ही फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो इंडिया का जानते हैं 50 हर्ट्ज होता है। चलो हम आगे चलते हैं इससे भी थोड़ा सा। इस कंडीशन में अगर स्टेप अप यहां पर किया था, किसको किया था? वोल्टेज को। तो इस कंडीशन में आई क्या होगा? आई क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। और इस कंडीशन में वोल्टेज डाउन है, फ्रीक्वेंसी को, ना ही करंट को। चलो आगे चलते हैं इसके अंदर। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे ट्रांसफार्मर के अंदर वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल यानी इसकी सिद्धांत की बात करेंगे। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत है भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। हां, और एक ट्रांसफार्मर है जो पार्टिकुलर, वो एक ट्रांसफार्मर है, वो करता है आपको सेल्फ इंडक्टेंस। वो कौन सा ट्रांसफार्मर है? ऑटो ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये सिर्फ करता है सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर। तो हम बात करेंगे यहां पर, सिद्धांत समझ गए होंगे। अब बात आती है, हम थोड़ा सा इसके बाद बारीकी से पढ़ेंगे। अभी हम इंट्रोडक्शन में थोड़ा थोड़ा सभी चीज को, बेसिक चीज को जान रहे हैं, और इससे आगे का जो भी क्लासेस होगा
उसमें हम बारीकी से सभी चीज को पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा ट्रांसफार्मर का संरचना, कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। ट्रांसफार्मर की संरचना की बात करेंगे तो एक ट्रांसफार्मर के अंदर क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है, जो हमने यहां पर लिखा है प्राइमरी वाइंडिंग, और उसको हमने एसी सोर्स से जोड़ा है। प्राइमरी का अर्थ होता है यही कि जो प्राइमरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का होगा उसको सप्लाई से जोड़ा जाएगा, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगा उसको लोड से जोड़ा जाएगा। तो प्राइमरी वाइंडिंग को हम यहां पर लिखेंगे एनपी, ठीक है, यानी प्राइमरी टर्न इसको हमने लिखा, और इसको हमने लिखेंगे आपको सेकेंडरी टर्न यानी एनएस। हमने प्राइमरी को क्या लिखा है एनपी, और सेकेंडरी को क्या लिखा है एनएस। अब इसके अंदर हमने V1 अप्लाई किया, यहां पर सोर्स हमने लगा दिया क्या V1, जो इनपुट हो गया मेरा, और यहां पर आउटपुट, यहां पर मेरा आउटपुट प्राप्त हुआ। और इसमें ये कोर हो गया आपका, और कोर पर हमने क्या किया है, एक बाइंडिंग को इधर स्थापित किया जो प्राइमरी हुआ, और दूसरा बाइंडिंग मेरा इधर हुआ, कौन सा हो गया सेकेंडरी। इस प्रकार से इसकी कंस्ट्रक्शन होता है सिंपली। जो ट्रांसफार्मर एक कोर पर बाइंडिंग स्थापित की जाती है वो बाइंडिंग होता है एक प्राइमरी बाइंडिंग, और दूसरा होता है क्या सेकेंडरी बाइंडिंग। प्राइमरी बाइंडिंग वो होता है जिसको हम सप्लाई सोर्स से जोड़ते हैं, और सेकेंडरी बाइंडिंग वो होता है जिसको हम लोड से जोड़ते हैं। ये तो कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा हो गया, और बेसिक इसके अंदर आगे हम और पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना ही जानना था। और इसके अंदर मेन जो है बात क्या है भाई, इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं हम। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस ओनली फॉर एसी में कार्य करता है। जहां पे इंडक्टेंस होगा वो एसी के अंदर ही होगा। जैसा कि इंडक्टेंस किसी भी कॉइल में अगर एसी सोर्स से जोड़ा जाता है तो उसके अंदर क्या हो गया, इंडक्टेंस का एक गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसको एक तो होता है इसके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस, एक क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस, और दूसरा क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी जो हमारा ट्रांसफार्मर कार्य करता है किस पर, म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर। अब बात आ गई, हम इंडक्टेंस यहां पर क्यों लेके आए हैं, इसलिए लेके आए हैं कि आप लोगों को एसी थ्योरी के अंदर इंडक्टेंस पढ़ के आना है। और आपको बता दूं, एक परमेबिलिटी, परमेबिलिटी यानी चुंबकशीलता, चुंबकशीलता इसको हिंदी में परमेबिलिटी को बोलते हैं। ये पढ़ के आना है आपको मैग्नेट चैप्टर से भी। और क्या पढ़ के आना है आपको, रिलक्टेंस,
रिलक्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिस्थंभ। हिंदी इसका होता है रिलक्टेंस, परमेबिलिटी यानी चुंबकशीलता, इंडक्टेंस, ये सभी कॉन्सेप्ट को जो है पढ़ के आपको आना है, तभी आपको ट्रांसफार्मर समझ में आएगा। और हम थोड़ा सा इसका रिलेशन अभी बताएंगे। जो रिलेशन, दूसरा रिलेशन इसके अंदर क्या होता है, रिलक्टेंस जो प्रतिस्तंभ है, इसके अंदर कौन सा? रिलक्टेंस। रजिस्टेंस की बात हम पहले कर लेते हैं। रजिस्टेंस और एक हो गया आपका रिलक्टेंस। इसको रिप्रेजेंट हमने क्या किया है? आर से करता हूं। किसको? रजिस्टेंस को। और इसको हम करते हैं किससे? एस से। या कहीं कहीं पर आपको मिलेगा आर एम भी मिलेगा, यानी कि रिलक्टेंस को आर एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप लोग सभी जानते होंगे, जो रजिस्टेंस बराबर V बाई आई होता है, और इसका यूनिट की बात करेंगे तो इसका यूनिट होता है ओम। इसी प्रकार से, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट, और ये आपका हो गया मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट कौन सा? ये वाला। और ये आपका हो गया इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस आर बराबर होता है V बाई आई, इसकी यूनिट होता है ओम। इसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिलक्टेंस बराबर होता है एम एम एफ और बाई 5। यानी यहां पर रेजिस्टेंस करंट का विरोध करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स का कौन विरोध करता है? रिलक्टेंस। और इसका यूनिट क्या हो गया फिर? एम्पियर टर्न प्रति वेबर। किसका? रिलक्टेंस का। अब देखिए, रेजिस्टेंस को आपने पढ़ा होगा L बाई सिग्मा ए, और इसी प्रकार से रिलक्टेंस में भी हो जाता है L बाई म्यू ए। म्यू क्या है? जो हमने अभी बताया है चुंबकशीलता, परमेबिलिटी, यानी चुंबकशीलता को रिप्रेजेंट म्यू से करते हैं। और म्यू जो है आपको किस पर डिपेंड करता है? म्यू चुंबकशीलता डिपेंड करता है पदार्थ की प्राकृतिक पर। इसी प्रकार से इस सर्किट में सिग्मा यहां पर चालकता को कर रहा था, ए किसको करता है? एरिया को, और एल किसको करता था? लंबाई को। इसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में एल जो है इसके अंदर, किसके अंदर? ये मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन का जो पाथ होता है, ये पाथ, वो पूरे इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन का पाथ को रिप्रेजेंट कौन करता है भाई? एल से रिप्रेजेंट, यानी लंबाई। और म्यू क्या हो गया? चुंबकशीलता हो गया, जो पदार्थ के प्राकृतिक पर डिपेंड करता है, जो कैसा मेटल है। अब देखिए यहां पे कंडीशन आता है क्या? अगर म्यू का वैल्यू हम अनंत कर दें, यानी म्यू का वैल्यू अगर हम अनंत कर दें, तो रिलक्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा।
किसका वैल्यू? रिलक्टेंस का। उस कंडीशन में जो चुंबकशीलता है वो चुंबकशीलता स्ट्रांग बनेगा, और हमें ट्रांसफार्मर के अंदर क्या चाहिए? स्ट्रांग मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन चाहिए, जिससे इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो ये था थोड़ा सा बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट का कुछ रिलेशन था जो कि समझना जरूरी था, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर सभी चीज यहां पर आकर के लिंक होगा आगे चलकर। हम थोड़ा सा यहां पर इसका डिस्कशन किए कि अगर आपसे कोई पूछे जो ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन सा सर्किट होता है, तो एक होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट और दूसरा क्या है? मैग्नेटिक सर्किट। दोनों सर्किट इसके अंदर लिंक होता है। अब बात करेंगे भाई, हम इससे पहले बताया था। आवाज नहीं आ रहा है? मेरा साउंड नहीं जा रहा है क्या? हेलो, आ रहा है तो लगता है उनका नेटवर्क इशू होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, आपका नेटवर्क इशू होगा जिस कारण से आपको नहीं साउंड पता चल रहा है। ठीक है, चलो, जो भी लोग अभी जो भी आप आज सभी को ऐसा प्रॉब्लम है क्या? सभी को कोई आ रहा है ना? आपके साथ कोई नेटवर्क इशू होगा, आपका नेटवर्क इशू होगा जिस कारण से आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप नेटवर्क में जाएं, फिर आपको सही दिखाई भी देगा और साउंड भी सुनाई देगा। क्या वीडियो भी क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? वीडियो दिख रहा है ना क्लियर? अच्छा, क्लियर दिख रहा है। हाँ, और एक बात यहीं पर हम बोलना चाहेंगे कि आप YouTube चैनल पर जो भी वीडियो होगा, नोट्स आपको नहीं मिलेगा। आप YouTube चैनल आप हमारा जानते होंगे, आरके झा चैनल का नाम है। क्या है? आरके झा चैनल का नाम है। अगर सर्च मारेंगे तो आरके झा सर लिखेंगे, सर स्टार, ये सर्च मारने पर आरके झा सर स्टार अगर सर्च मारेंगे तो सबसे ऊपर में चैनल आ जाएगा। उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा सभी का वीडियो जो है आपको वहीं पर मिलेगा। और एक बार में ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, इसको बार बार आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे करके इसको देखिए, फिर आपको क्लियर समझ में आएगा। और नोट्स बनाने के लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो हम मुंह से बोल रहे हैं ना, वो आप अपने स्तर से उसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि ये सभी कोड सभी चीज बोर्ड पर लिखा जाएगा, इसीलिए आवाज नहीं आ रहा। सभी का प्रॉब्लम है क्या? सभी को देखो, सभी बच्चे कह रहे हैं कि आ रहा है आवाज, आपके पास नहीं आवाज जा रहा है, बस ओनली फॉर एक स्टूडेंट